सो हाय एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया हो गए। मैं बता दूं, मैं एकदम बढ़िया हूँ। सो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ अकाउंट्स, काउंटिंग प्रिंसिपल। सो दिस चैप्टर इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज जो आपकी बेसिक अकाउंटिंग होती है, दिस इज समथिंग वेयर इट विल बी हेल्पफुल। सो आप कोई भी आगे जाके आप अकाउंट्स जब पढ़ोगे एट वेरी हाई लेवल इन सी ए फाइनल, सी एम ए और सी एस और इन 11th 12th, so you must know these concepts. So don't have to learn these things, you don't have to mug up these things. You just have the basic clarity. आपको बस हिंदी में पता होना चाहिए that इसका मतलब क्या होता है, that's it. So the first topic is going concern concept. So uh, this can be come for 2 to 3 marks in your exam, just a theoretical concepts. 2 से 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ सकता है इन योर फाइनल एग्जाम्स एज अ थियोरेटिकल पोर्शन. सो लेट्स अंडरस्टैंड, बस समझना है आपको और अपनी भाषा में लिख के आना है. बस आपको जस्ट समझना है दैट व्हाट इज ईच एंड एवरी प्रिंसिपल सेज. सो फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हर एक बिजनेसमैन जिस दिन वो बिजनेस कर रहा है वो ये सोच के चलता है कि मेरा बिजनेस अनंत समय तक चलेगा. इट विल रन टिल इन्फिनिटी. मतलब मेरा बिजनेस अभी बंद नहीं होने वाला है, इट विल रन इन द लॉन्ग रन एज वेल. सो सपोज if a businessman sitting on let's assume 1st January, so he always expect कि उसका business will go in a long run. That's why he books uh, liabilities, assets, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को इन सब की फ्यूचर में पेमेंट्स करनी है, यहाँ से मुझे पेमेंट्स आनी है, यहाँ से जानी है. सो दैट्स व्हाई ही इज रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन हिज बुक. तो कब करेगा? जब उसको पता है कि मेरे पास मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है. अगर उसको पता है कि मेरा बिजनेस कल ही बंद होने वाला है, सो व्हाई ही विल डू ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स एंड रिकॉर्डिंग्स. सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि हर एक बिजनेसमैन सोच चलता है कि दैट माय बिजनेस विल गो in a long run as well. So this is a very basic concept. You should must or have the clarity on this. So let's example a shop buy a furniture for 50,000 rupees of furniture, and 10 साल के लिए उसने फर्नीचर खरीदा और 10 साल के लिए डेप्रिसिएशन लगा रहा है. तो क्यों लगा रहा है 10 साल के लिए? बिकॉज ही नोज दैट हिज बिजनेस इज गोइंग टू रन इन द लॉन्ग ईयर्स एज वेल. 10 साल मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा, उसके बाद मेरा नया फर्नीचर आएगा, सो ही इज एक्सपेक्टिंग दैट हिज बिजनेस इज गोइंग टू वर्क. तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंसी. मीन्स कि आपके जो भी अकाउंटिंग मेथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू वन थिंग. लेट्स अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन. मैंने कल क्लास में डेप्रिसिएशन थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था. सो लेट्स अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन. तो मैंने बोला था कि एक बंदा है, उसने एक मशीन खरीदी. सपोज ऑन 1st अप्रैल ही बाय अ मशीन ऑफ 1 लाख रुपीज, जिसको लगता है कि वो 5 साल तक मेरी चलेगी, राइट? तो हमने बोला 1 2 3 4 एंड 5, मतलब उसने 25 में खरीदी, 1st अप्रैल 25. तो इज एक्सपेक्टिंग 26 27 28 29 एंड 30. तो यहाँ पे क्या करेगा? उसने बोला मेरे को 1 लाख की खरीदी, 5 साल में इसको यूज करना है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 5. सो आई विल चार्ज 20,000 रुपीज डेप्रिसिएशन ईच ईयर. मतलब 20,000 का खर्चा मेरा यहाँ होगा, 20,000 का खर्चा मेरा यहाँ, 20,000 का यहाँ, 20,000 का यहाँ और 20,000 का यहाँ. दिस इज वेरी सिंपल. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड. आपने एक डेप्रिसिएशन लगाया, कैलकुलेट किया है इन द इनिशियल स्टेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और आप वो सेम डेप्रिसिएशन हर ईयर चार्ज करोगे. दैट इज योर SLM मेथड. एक मेथड होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा डेप्रिसिएशन का रेट है वो है 20% ऑन WDV. क्या होता है इसका मतलब? मतलब मेरा फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 20,000 ऑन 1 लाख, मतलब 20,000. अब मेरा फर्स्ट ईयर को बैलेंस कितना बच गया यहाँ पे? 80,000 आफ्टर माइनसिंग दिस 20,000. फिर सेकेंड ईयर में मेरा 80,000 का 20,000, मतलब कितना हो गया आपका? दैट वुड बी योर ऑलमोस्ट 16,000. 16,000 मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो नेक्स्ट ईयर मेरी वैल्यू कितनी बच गई? ऑलमोस्ट 64,000 आई गेस. यस.
फिर 20% आपका चार्ज होगा इस पे. So this is how we go in WDV method. These are the methods, and business have the rights and अपॉर्चुनिटी टू यूज एनी ऑफ दीज मेथड. बिजनेस के पास राइट होता है कि वो चाहे वो SLM यूज कर ले या फिर WDV यूज कर ले, बट उसको बताना होगा अपने मालिक को, शेयर होल्डर्स को, कि भाई मैं इस साल SLM लगा रहा हूँ, या मैं इस मशीन पे ये मैं WDV लगा रहा हूँ. सो दिस इज व्हाट ही नीड्स टू एक्सप्लेन. तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. अगर आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, एनी मेथड फॉर डेप्रिशिएटिंग, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको कंसिस्टेंटली यूज करना पड़ेगा. आपने एक बार यूज किया SLM, तो आप SLM ही लगाओगे, नॉट WDV. आपने एक बार यूज चूज कर लिया, सो दैट इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी मीन्स कंसिस्टेंट. थर्ड कॉन्सेप्ट इज एक्रूअल. एक्रूअल मीन्स, अभी हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि जो भी बिजनेस अकाउंटिंग करता है वो एक्रूअल बेसिस पे करता है, नॉट ऑन कैश. क्योंकि अगर आप कैश बेसिस पे करोगे तो आपको एक्यूरेट प्रॉफिट कभी आ ही नहीं सकता. क्योंकि आप अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे जब आपके पास कैश आएगा या जाएगा. तो आपने जो क्रेडिट सेल्स करी या जो आपने क्रेडिट परचेजेस करी, उधार पे सामान लेके आए, सो वो सब रिकॉर्ड्स होंगी ही नहीं, एंड इट विल नेवर शो अ ट्रू पिक्चर. सो हम मान के चलते हैं दैट बिजनेस गोइंग इज ऑन अ एक्रूअल बेसिस. सो एक्सपेंसेस इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे इंकर्ड और अर्न, जब वो खर्चा किया जाएगा या कमाया जाएगा, not when cash is paid or received. So like salary of March 20,000 rupees paid in April will be strictly recorded in March. मतलब कि अगर मेरा कोई खर्चा जिस पीरियड से बिलोंग करता है उसी पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा. इट डजेंट मैटर कि वो खर्चा कब आपने पे किया, आपने 10 साल बाद पे किया, डजेंट मैटर, पर वो जो खर्चा है वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा जिस पीरियड से बिलोंग करता है. तो अगर मेरी सैलरी मेरी मार्च में हुई है तो मार्च में ही मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, नॉट इन कि मैं उसको अप्रैल में पे कर रहा हूँ तो अप्रैल में रिकॉर्ड करूँ. दैट्स अ क्रूअल कॉन्सेप्ट. देन वी हैव अ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि आप उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे जिनको आप मेजर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एम्प्लॉयज ऑनेस्टी, स्टाफ के पास स्किल्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, राइट. आप बता नहीं सकते कि आपका एम्प्लॉय कितना ऑनेस्ट है, मैं इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूं या बैलेंस शीट में मैं असेट दिखाऊं कि भाई मेरा एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है, सो आई शुड शो सम वैल्यू. नहीं, मैं उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकता. सो वी हैव टू रिकॉर्ड only those transactions which we can record, which we can measure actually. Okay, now let's move to accounting period concept. So accounting period concept means कि जो आपका बिजनेस होता है उसका पीरियड होता है कि आप एक साल की, यूजुअली एक साल के लिए होता है. इट कैन बी 2 years 3 years, बट ऑल ओवर वर्ल्ड में, हम वर्ल्ड में इसको 1 year ही फॉलो करते हैं. आइदर इट कुड बी फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, या फिर आप इसको 1 अप्रैल से भी यूज कर सकते हो टिल 31 मार्च. इंडिया में इफ यू विल सी द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च. देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. तो ये बोलता है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपको वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखानी पड़ेंगी, क्लियरली डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और आपका डाउट आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स राइट योर बैलेंस शीट, योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, योर नोट्स टू अकाउंट. मतलब व्हाट इज नोट्स टू अकाउंट. नोट्स टू अकाउंट इज कि आपने जो भी बैलेंस शीट में दिखाया, मेरे पास एसेट्स हैं, P&L है, या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो उसके मालिक, ओनर को, यूजर को, गवर्नमेंट को पता होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे दिखाना होता है नोट्स टू अकाउंट में. तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी के ऊपर केस चल रहा है तो वो आपको नोट्स टू अकाउंट में डालना पड़ेगा. अगर कंपनी के पास बहुत कोई बड़ी कोई लाइबिलिटी आ चुकी है विच इज नॉट, विच इज शोन इन द बैलेंस शीट, आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आ रही है 10 करोड़ की, बट स्टिल आपको नोट्स अकाउंट में बताना पड़ेगा दैट वी हैव अ लाइबिलिटी ऑफ 10 करोड़ विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पे बाय इन 10 years, 2 years, 5 years, वॉट एवर द years, बट यू हैव टू डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट. सो दिस इज अ फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. ये इसलिए लाया गया है ताकि जो भी व्यक्ति या जो भी यूजर
आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, राइट? ही मस्ट नो कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, वेदर कंपनी इज डूइंग वेल और नॉट, कंपनी के अंदर कोई लूप होल्स तो नहीं है, कंपनी के अंदर कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो हमें नहीं पता। तो इसलिए फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई कंपनी के अंदर क्या क्या चल रहा है। आई विल शो यू वन वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट एन इशू। This is annual report of Reliance Limited. So if you will go down, you will find notes to account of the company. Look, so from here the balance sheet part start कि ये मेरी assets हैं. These are my equity and liabilities. This is of Reliance Industry Limited financials. Then we have a profit and loss statement कि हमने कितना कमाया, कितने मेरे expenses हैं and कितना मेरा profit है. Here we calculate profit for the year. Then we have notes to account. From here we start with the notes to account कि कंपनी में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या important points which everyone should know. So this is your financial statement. So this is a full disclosure concept that we should disclose everything in the financials. The next is materiality concept. Only important material information should be recorded and disclosed. मतलब जो बहुत important है और जो important है basically material मतलब होता है कि something important or something मतलब जिसको we can consider that yeah this is something where we should focus. तो जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट रिलायंस, उसमें अगर 200-500 रुपए कोई खर्चा हो रहा है, सपोज दे बाय वाटर बोटल्स, दे आर बाइंग कैलकुलेटर्स, दे आर बाइंग वेरी स्मॉल थिंग्स, सो वी विल नॉट डू अ अकाउंटिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि भाई मेरा कैलकुलेटर आया, इसकी लाइफ कितने साल है, मैं डेप्रिसिएशन लगाऊं, नो, नॉट एट ऑल। आई विल पुट अ एक्सपेंस कि भाई कैलकुलेटर है, मेरा खर्चा हुआ है, एक्सपेंस है, लेट्स पुट इन अ पीएनएल। So it is treated an expense, not an asset, because the amount is small. तो ये ना बहुत जजमेंटल होता है, दैट वी हैव टू डिसाइड कि क्या मेरे लिए मटेरियल है क्या नहीं है। हो सकता है एक चीज किसी बिजनेस के लिए मटेरियल हो और वही चीज दूसरे बिजनेस के लिए नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैलकुलेटर की बात करूं, फॉर रिलायंस लिमिटेड इट इज इमटेरियल, दे डोंट केयर भाई 200 रुपए की चीज क्या है उनके लिए, दे हैव अ टर्नओवर इन लाइक करोड्स, राइट? But if I'll talk about a very small kirana store, so this calculator is quite material. So they can consider it material. So it depends on person to person and business nature कि आपके लिए क्या material है and क्या नहीं है. So if question comes in your exam कि what is material, so you can explain that with an example that material item should be recorded and disclosed in the financial statement, and immaterials can be ignored. Then we have this prudence concept, conservatism. ये बोलता है कि this is very important. Let me mark with it red pen at prudence. मतलब ये बोलता है कि आप ना कोई भी, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ इस साल 2025 में, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक्सपेंस आपको लगता है कि मेरा होने वाला है, अभी इसी पीरियड से बिलोंग करता है, बट लगता है कि यार ये ना अभी नहीं होगा, फ्यूचर में होगा, बट है इसी पीरियड का। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि मैंने डेटर्स को पैसे दिए हैं पर वो पैसे डूब जाएंगे मेरे, दैट विल बिकम बैड डेट। मान लो मैंने एक सेल करी थी, तो मैंने एंट्री करी कि डेटर टू कस्टमर, मेरे पास पैसा आएगा कस्टमर से, डेटर्स टू सेल्स, सॉरी। एंट्री इज डेटर टू सेल्स, बट बाद में पता चला कि ये पैसा नहीं मिलना मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, एक एंट्री डालूंगा बेड डेट, मतलब मेरा लॉस हो गया, टू डेटर, डेटर को मैंने खत्म ही कर दिया, पहले डेबिट किया कि आएगा पर नहीं आया तो मैंने उसको खत्म ही कर दिया।
मैंने एक एक्सपेंस बुक कर दिया बेड डेट, तो मैंने बोला यहाँ पे एक मेरा बेड डेट एक्सपेंस आ गया 100 रुपये का सपोज। तो ये मैंने बोला कि मेरे को लग रहा है कि ये फ्यूचर में होगा, बट मैं इसको अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि भाई पैसा मुझे मिलना नहीं है। मैंने सेल तो कर दी 2025 में, बट मेरे को लग नहीं रहा कि भाई ये पैसा मुझे मिलना है, सो आई विल रिकॉर्ड एक्सपेंस। और इसको हम बेसिकली प्रोविजन बोलते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस इन अ लेटर ऑन चैप्टर्स, बट अभी समझ के चलो कि हम एक प्रोविजन या खर्चा डाल दे रहे हैं कि भाई मेरा खर्चा होना है, मुझे पता है बेड डेट होना है। तो उसने बोला ऑल पॉसिबल लेसेस बट नॉट एंटिसिपेटेड गेन, मतलब आप जितनी भी आपके लग रहा है कि ये लॉस हो सकता है, ये एक्सपेंस हो सकता है, उसको आप रिकॉर्ड कर लो ऑन अ टुडे। बट आपको लगता है कि मेरा फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, मेरे को 10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ही assumed that he is going to get 10 crore rupees in future. This is not allowed. This is totally not allowed. ये अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा होगा ना, तो हर बिजनेसमैन क्या करेगा, बोलेगा कि यार मेरे को लग रहा है मेरे को 50 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो वो अपना प्रॉफिट ना, यहाँ सपोज 10 करोड़ प्रॉफिट दिखा देगा अपना। इससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, या जो मालिक है, ओनर है, उसको लगेगा कि यार कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी इज अर्निंग 10 करोड़ रुपीज दिस ईयर। बट इन तुम एक्चुअल में देखोगे तो दिस 10 करोड़ इज नॉट फिजिबल, राइट? दिस इज नॉट एक्चुअल पिक्चर, ये एक फेक पिक्चर है। और कंपनी के मालिक को लगेगा कि भाई कंपनी तो 10 करोड़ रुपए कमाने वाली है इस साल, क्योंकि उसने क्या करा, एक गेन बुक कर दिया विच इज एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। तो इससे क्या होगा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी रॉन्ग पिक्चर देगी, और जो मालिक हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। कोई नया बंदा आता है, बोलता है यार कंपनी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, अपने पैसे डालता हूँ इस कंपनी के अंदर। सो विच इज़ नॉट राइट। सो सो बुक ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेक्टेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, बट नॉट एंटिसिपेटेड गेन्स। So this is a prudence concept which is very correct and which is very important. We should always be careful with this concept because it comes many time in exam. तो ये 2 मार्क्स का आपका आ सकता है एग्जाम, सो यू मस्ट नो दिस। देन वी हैव अ हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट की, आपने जो असेट्स ली है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, नॉट ऑन करंट मार्केट वैल्यू। सपोज कंपनी ने एक बिल्डिंग ली थी फॉर 10 लाख ऑन 2025 में, बट इन 2030 इट बिकम्स 10 करोड़, वो 10 करोड़ की बन गई। तो आप ये थोड़ी हो कि आप डायरेक्टली अपना 10 लाख के एसेट को 10 करोड़ कर दोगे इन 2030, विच विल नॉट शो अ राइट पिक्चर। सो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट सेज कि आप जिस कॉस्ट पे आपने लिया आप उसी पे रिकॉर्ड करोगे, नॉट ऑन द करंट मार्केट वैल्यूज। देन वी हैव मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो यू ऑल नो, हमने लास्ट चैप्टर किया असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सो दिस इज अ मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपकी असेट और लायबिलिटीज कैपिटल ऑलवेज मैच होंगी बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इम्पैक्ट्स, जो हमने देखा है। Dual aspect concepts, one debit, one credit. So, asset is equal to liability plus credit capital. So, one debit and one will be credited. Revenue recognition concept. So, revenue recognition concept says कि आप जिस दिन पैसा कमा रहे हो आप उस दिन रिकॉर्ड करोगे। मैंने बोला, मैंने एक कस्टमर को 2025 में सेल करी, सपोज 1 शर्ट, मैंने एक शर्ट बेची 100 रुपए की, बट दिस इज एंटिसिपेटेड दैट वो मुझे पैसा देगा 2027 में। उसने बोला मैं आपको 2027 में पैसा दूंगा। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपने जिस दिन आपने सामान बेच दिया, आप उसी दिन अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। मतलब आप पीएनएल में जाओ और अपनी सेल दिखा दो उसी दिन। हो सकता है पैसा आपको बाद में मिले, बट जिस दिन आपने बेचा उसी दिन अब आपको अपना अपना प्रॉफिट बुक करना है, उस दिन ही आपको अपनी सेल्स बुक करनी है बेसिकली। एंड दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट कि आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन है, तो अगर आपने सेल करी है, परचेज करी है, आपने पेमेंट्स करी है, फर्नीचर्स, बिल्डिंग्स, स्टॉक्स, सेल, परचेज, कोई भी ट्रांजेक्शन है, एनी ट्रांजेक्शन, इट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। आपके पास इसका सबूत होना चाहिए, कोई इनवॉइस होना चाहिए आपके पास, कोई ट्रांजैक्शन ट्रेल होनी चाहिए, एनीथिंग।
But you should have vouchers, bills, receipt, invoices of all transactions. So this is the last principle. I hope it's clear. अगर कोई भी doubt है, just let me know. And this is my contact number. You can WhatsApp me your points. I will help you.